मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी यानी कि बहुल समाज में शिक्षा वाला सब्जेक्ट लिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आज बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमारा लेसन नंबर 1 होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और इसके सारे लेसन को कंप्लीट करूंगा। जैसा कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर सेमेस्टर थर्ड के भी आप वीडियोस बना दीजिए, तो आज से जो हम सेमेस्टर थर्ड की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यही है आपका पहला लेसन जिसका नाम है बहुत्वाद, विविधता और समावेशन की समझ, जिसमें आज हम अच्छी तरीके से कंप्लीट चीज़ों को समझने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले इस लेसन को पढ़ने के बाद में आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आने वाली है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले देखो जब ये आप लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय समाज में बहुलता और विविधता के अर्थ क्या हैं? यानी कि विविधता को क्या कहते हैं, विविधता का मतलब क्या होता है, बहुलता का क्या अर्थ होता है, इसको समझ पाएँगे। अक्षमता और प्रतिभावान होने के मुद्दों के साथ-साथ जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिंग, सजातीय और संस्कृति की विविधता को भी समझ पाएँगे। तो ये क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर क्लियर हो पाएँगे और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद में समझ में आएँगे। तो देख लेते हैं पहले क्या-क्या चीज़ें हमारे को समझ में आने वाली है। छात्र विविधता और विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के संदर्भ में देखते हुए विद्यालय समाज के अंतरापृष्ठ का अन्वेषण कर पाएँगे और अधिपत्य विचारधारा के संबंध और इसके विद्यालय के छिपे स्पष्ट पाठ्यक्रम में निरूपण का समीक्षात्मक विश्लेषण भी कर पाएँगे। और उसके बाद में 3 और चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं। वे संवैधानिक शर्तें जो कि सामाजिक विविधता और समावेशन को केंद्रीय मूल्यों के रूप में प्रोत्साहित करती है, उसको भी समझ पाएँगे। और उसके बाद में हमारा अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 क्वेश्चन्स और हैं आपके। नीति संरचना को समावेशी शिक्षा के संदर्भ में देख पाएँगे कि स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक किस तरीके से ये काम कर रही है। समावेशन शिक्षा में संदर्भ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं को भी समझ पाएँगे। और लास्ट, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में विविधता और समावेशन की समानुभूति समझ का प्रयोग कर पाएँगे। तो ये तो हुई बात इस लेसन के पढ़ने के बाद में आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आने वाली है। अब हम बात करते हैं इस लेसन की स्टार्टिंग की। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जो भी मैंने आपको यहाँ पर हाइलाइट किया गया है, आपको मैं ये बता देता हूँ कि जितने भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको यहाँ पर अगर आपके पास में एसओएल का स्टडी मटेरियल है, तो आप इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें, ये आपके लिए सफिशिएंट है और अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि भारत की बहुसांस्कृतिकता का एक साझा इतिहास एवं धरोहर है, जो कि आज भी हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। हमारा जो भारत है, वो बहुसांस्कृतिकता को लेकर चलता है, यानी कि इसके अंतर्गत इसके इतिहास की अगर हम बात करें, तो एक धरोहर है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। इसके धनी विविधता को इसके विभिन्न रीति-रिवाज, प्रथा, बहुभाषा, इसके प्रचलित और पूर्ण व्यापक सामाजिक संस्थाओं जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्म, सजाति, प्रजाति में अनुरेखित किया जा सकता है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर जो हमारा भारत है, वो तमाम विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग अनुयायी के जो लोग हैं यहाँ पर एक साथ रहते हैं। अब उसी विविधता को अगर हम देखते हैं, तो ये तो हो गई एक आपकी अलग विविधता। अब बहुत सारी प्रकार की विविधताएँ आती हैं, जैसे कि एक बालक है जो कि किसी चीज़ को करने में बिल्कुल सक्षम है और एक बालक है जो वो कार्य नहीं कर सकता। तो ये भी विभिन्नताएँ हैं, ये भी विविधता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो विविधता बताई गई है, तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारे रीति-रिवाज, प्रथाएँ, बहुभाषाएँ और बहुत सारी चीज़ें व्यापक रूप से जो है यहाँ पर अलग-अलग फैली हुई है। जैसे जाति की विभिन्नता, वर्ग की विविधता, लिंग की विविधता, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग-अलग चीज़ों से यहाँ पे विविधता यहाँ पर मौजूद है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी यानी कि अलग-अलग प्रकार। अब भारत जो है, वो आपको पता है कि भारत विश्व का एक सबसे बड़ा विशाल देश है जनसंख्या के मामले में। पहले चाइना आता था, अब जो है भारत नंबर 1 पर आ चुका है। भारत एक ऐसा देश है जिसका विकास इन विविधताओं के साथ हुआ है। व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947 यानी कि जब हमारे को आज़ादी मिली थी 1947 में, उस समय भी हमारे भारत के अंदर विविधताएँ मौजूद थीं, उससे पहले भी और उसके बाद भी। परंतु अब वर्तमान समय में धीरे-धीरे विविधताओं को अगर हम देखें तो विविधता कहीं न कहीं जो एक दूसरे के लिए जो है चुनौती बनती जा रही है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसका विकास जो है वो विविधताओं के साथ में हुआ है और यह इस धनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है। सॉरी, मैं पहले आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका सब कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। हमारी विद्यालय कक्षाएँ हमेशा से ही छात्रों की विविधताओं के विभिन्न प्रकार और प्रकृति को लेकर बहुत ज़्यादा विविध रही है।
हमारी अगर विद्यालय की कक्षा की बात करें, तो इस चीज़ को लेकर हमेशा जो है छात्रों की विविधताओं को लेकर जो है बहुत सारे प्रश्न सामने आए हैं। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है 2009 के तहत लागू होने के बाद में और भी ज़्यादा विविध हो गया है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई है, इसमें बोला गया था कि इसके अधिकार को एक मूलभूत अधिकार बना दिया गया है और अब विद्यालय के अंतर्गत यानी कि जो विद्यालय है, इसके लिए अनिवार्य हो गया है कि वे अपने शिक्षार्थियों को ना केवल प्रवेश दें बल्कि गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुभव भी प्रदान करें। तो क्या है मतलब पहले का मतलब क्या होता था कि पहले जो है अलग-अलग प्रकार की एजुकेशन प्रणाली होती थी कि अमीर बच्चा अलग पढ़ेगा, गरीब अलग पढ़ेगा, है ना? इस जाति के लोगों को जो है इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, ये बेचारा जो है अपंग है या फिर किसी प्रकार से जो है शारीरिक विकलांगता से जूझ रहा है तो ये अलग रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती थी, उसके बाद में समावेशन का काम स्टार्ट हुआ। समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब होता है यानी कि जिसमें सभी को एक जगह पर शिक्षा दी जा रही है ना? तो उसके बाद में जब एजुकेशन 2009 के अंतर्गत जो राइट टू एजुकेशन वाली जो अधिकार आया हमारा वो ऐड हुआ, उसके बाद में ये अनिवार्य हो गया कि सभी शिक्षार्थियों को जो है वो प्रवेश भी देंगे और गुणवत्तापूर्वक यानी कि क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर इंट्रो इसमें समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने देखा कि विविधता का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी यानी कि अलग-अलग धर्म, अलग-अलग समूह, अलग-अलग प्रकार के लोग। अब विद्यार्थियों में विविधता की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर डाइवर्सिटी क्या है? तो विविधता का अर्थ लोगों के समूह में सामूहिक भिन्नताओं का होना अर्थात वह भिन्नताएं जो एक समूह से लोगों को दूसरे समूह के लोगों से अलग करती है उसी को हम क्या कहते हैं विविधता कहते हैं। तो विविधता वर्ड से आप यहाँ पर अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं कि विविधता से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। यह विभिन्नताएं कई प्रकार की जैसे ये यह विभिन्नताएं जो है ना कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जैविक विभिन्नता हो सकती है, धार्मिक विभिन्नताएं हो सकती हैं कि भाई कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है ना। भाषीय विभिन्नताएँ हो सकती हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएँ हो सकती हैं, अलग-अलग प्रकार की विभिन्नताएँ देखने को मिल सकती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें, तो विविधता जो है इसका अर्थ जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, ग्रामीण और शहरी उपनिवेशों से भी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे समाहित है। सबसे पहले एक ऐसा बालक जो कि किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, निसशक्त है ना? कोई ऐसा बालक जो बहुत गुणी है, प्रतिभाशाली है, इन सभी को भी समावेशित करती है यानी कि इन सबको इसके अंदर जोड़ती है। समावेशित का मतलब मैंने आपको बताया ना, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी कि जिसमें सब कुछ एक ही जगह पर है, चाहे कोई भी बालक है वो सब एक ही जगह पर है, वो समावेशित है। अब उन बालकों को जो भी जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से हाशिए पर आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बालकों को जो है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ मज़दूरों के बच्चे हैं, कुछ एक्सकर्मी हैं, इनके बच्चे हैं या कोई कैदी हैं, तो इनको हीन भावना से देखा जाता है और क्या होता है कि इनको समावेशी विद्यालय के अंदर जो है इनको एडमिशन नहीं दिया जाता। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत दिखाई गई हैं। तो विविधता में विद्यार्थियों में विविधता यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। आगे हम चलते हैं ज़रा अब कि इसके अंदर कौन-कौन से कारण जो है महत्वपूर्ण है और किस-किस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे नंबर 1 पॉइंट की। हमारा नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आता है जनसंख्या। तो देखो ये आपके पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझने हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो है इसके कारक बताए गए हैं। जैसे कि 2011 की जो जनगणना थी, उसके बाद से 2011 की जो जनगणना है, उसके बाद से जो है यहाँ पर चीज़ें सामने आपके लिखी गई हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका कौन-सा है? वो आपका पॉइंट है जनसंख्या का, यानी कि पॉपुलेशन का। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय जनसंख्या का अनुमान लगभग जो है 1.21 करोड़ लगाया जा सकता है ना? और उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कि यूपी जो है जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, बिहार, दक्षिण बंगाल ये सारे आते हैं, ठीक है? तो ये सब आपको क्या बताया गया है इसके अंदर? इसमें आपको बताया गया है जनसंख्या के बारे में। दूसरा पॉइंट है आपका भाषा। अब हमारे भारत के अंतर्गत जो है अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, है ना? अलग-अलग प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं क्षेत्रों के अंदर और 22 भाषाएँ ऐसी हैं जिनको संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। यानी कि ये जो 22 भाषाएँ हैं, इनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनुसूची 8 के अंदर जो है ये सारी की सारी जो है आधिकारिक मान्यता इनको दी गई है। उसके बाद अगर हम का बात करें भाषा के बाद में तो आता है आपका लिंग अनुपात। लिंग अनुपात की बात करें तो देखो आपको सारा यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पॉइंट समझना है। अब लिंग अनुपात में 2011 की जो जनगणना है, उसके अनुसार 940 है और जो 2001 के मुकाबले 7 अंकों से बढ़ गया है। यानी कि 2001 की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से जो है 7 अंकों से आगे बढ़ गया है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले 3 राज्य हैं। सबसे पहला केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिंग अनुपात में क्या होता है कि अगर हम बात करें जैसे कि स्त्री की बात करें, है ना? महिला की बात करें, तो आपको पता होगा कि महिला जो है स्त्री भ्रूण हत्या होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि लड़कों की संख्या तो ज़्यादा हो जाती है,
पर लड़कियों की संख्या जो है घटती चली जाती है। पर हमारे भारत में अगर लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे बढ़िया कौन-सा राज्य है? केरल है। फिर तमिलनाडु आता है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है, जहाँ पर जो है अच्छी संख्या के अंतर्गत दोनों का जो लेवल है वो बिल्कुल क्या है, एक अगर हम बात करें बैलेंस की यानी कि तराजू की, तो बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर चाहे बॉय की बात करें, चाहे गर्ल्स की बात करें, वो बिल्कुल बराबर आता है, ठीक है? और राज्य में सबसे ज़्यादा जो कम अनुपात है ना, वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में आपने सुना भी होगा, ज़्यादातर जो है ना लड़के ही होते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है? उसके बाद में जम्मू कश्मीर आता है, फिर सिक्किम आता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये लिंग अनुपात के बारे में बताया गया है। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो आता है साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या है कि एजुकेशन, है ना? एजुकेशन। तो एजुकेशन यानी कि एजुकेटेड पीपल जितने भी हैं, साक्षर पीपल जो हैं, वो उन सबकी वृद्धि को अगर देखेंगे तो 2001 के अंतर्गत 65% के मुकाबले देश में जनसंख्या के 74% लोग साक्षर हैं। अगर हम देखें 2001 के 65% के मुकाबले देश में जनसंख्या के 74 यानी कि 75% पीपल आर एजुकेटेड, ये सिर्फ जो है 74% लोग ही क्या है, एजुकेटेड है। साक्षरता दर में केवल केरल जो है ना वो पहले स्थान पर आता है। देखो केरल क्या है, अगर हम बात करें लिंग अनुपात की तब भी नंबर 1 पे आ रहा है, साक्षरता की बात करें तब भी नंबर 1 पे आ रहा है। तो केरल जो है बहुत अच्छा राज्य है हमारे भारत का। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आपके सामने ना मेन पॉइंट्स जो चीज़ें आते हैं इसके अंदर, वो कौन-कौन सी चीज़ें समझनी है आपको। देखो लेसन आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है पहले। अगर आपके पास समय है, इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम देन प्लीज़ वॉच वीडियोज़ ओनली एंड जो भी लेसन्स आपको कराए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट आता है देन लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। हमारे को ज़रूर बता दीजिए कि हम आपको कौन-सी चीज़ों की दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो देखो यहाँ पर कुछ विविधताओं के जो आयाम हैं, अब आयाम देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हो ना तो आपके जो वर्ड है ना इनके साथ में गेम्स हो जाता है। मतलब कैसे? आयाम को अगर हम बात करें तो इसको हम दृष्टिकोण भी बोलते हैं, है ना? दृष्टिकोण, इसको हम परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं। ठीक है? परिप्रेक्ष्य, ठीक है? इसको हम जो है आयाम के नाम से भी जानते हैं, आयाम मैंने आपको यहाँ बताया रखा है, नज़रिया, तो इस सब का मतलब सेम ही होता है। तो इसमें कौन-कौन से जो हैं भारत में देखी जाने वाली विविधता के कौन-कौन से आयाम हैं? सबसे पहले धार्मिक विविधता, फिर जाति विविधता, क्षेत्रीय विविधता, भाषीय विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक आर्थिक विविधता, आर्थिक और लैंगिक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये सारी विविधताएँ जो हमारे भारत के अंदर देखी जाती हैं, ठीक है? अब उसके बाद में अधिनियम 2009 जो आया था, उसके तहत देखो भारतीय शिक्षा प्रणाली में हाल के विभिन्न परिवर्तनों के बाद स्कूल की जो कक्षाएँ अधिक से अधिक विविध हो गई हैं। अब क्षेत्रों और प्रलेखित शोधों में टिप्पणियों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि एक व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव और स्कूलों में उसके सीखने के बीच एक अंतर संबंध जो है मौजूद है। अब यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको? अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है जिसमें मैं आपको सारा का सारा कवर करा दूँगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पार्ट 1 समझ में आया है, आपको लगता है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाता हूँ और पार्ट 2 बनाने के अंदर क्या करेंगे हम लोग, बाकी का जितना भी आपका इसमें रेस्ट ऑफ द पार्ट है लेसन का, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।